नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे मध्य प्रदेश काडर के युवा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, अखिल भारतीय पुलिस सेवा के, जिनका काडर मध्य प्रदेश है। और बड़ी अच्छी बात ये भी है कि वो हमारे अपने मध्य प्रदेश के ही हैं और मध्य प्रदेश के भी महाकौशल के, बल्कि मैं कहूँगा देश के सबसे सुंदर प्राकृतिक दृष्टि से, जिसे प्रकृति ने बहुत तराश के चुना है, बालाघाट, वहाँ से वो आते हैं। और उनका बैकग्राउंड इंजीनियर का है और ऑल इंडिया रैंक भी उनकी बहुत अच्छी रही। 330 प्लस से ऊपर वो रैंक लेके आए। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि उनके करियर की शुरुआत अखिल भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अधिकारी के तौर पर उनकी शुरुआत देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के पवित्रतम शहरों में से एक उज्जैन से हुई, जहां इसके लिए अब इन दिनों युद्ध स्तर पर सिंहस्थ के आयोजन की तैयारियां हैं। 2 वर्ष ही शेष रह गए हैं। तो मुलाकात करिए जो इस समय उज्जैन में सीएसपी का दायित्व निभा रहे हैं, 2022 बैच के युवा आईपीएस अधिकारी राहुल देशमुख जी से। बहुत स्वागत करता हूं राहुल जी आपका। राहुल जी, अभी भी आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कॉलेज से निकले ही हैं या स्टिल आप परस्यू कर रहे हैं, अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बालाघाट एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी जाता हूँ तो उतने ही सुंदर लोग, उतने ही गंभीर, जिम्मेदार और सरल। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम राहुल देशमुख हुआ, रहने वाला बालाघाट का ही हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग जो है 12th क्लास तक केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद मैंने बीटेक किया माइनिंग इंजीनियरिंग में आईआईटी आईएसएम धनबाद से। कॉलेज से पास आउट होने के बाद, चूँकि कहीं ना कहीं कॉलेज में मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी मुझे करनी है, तो वहाँ से हल्की फुल्की पढ़ाई ज़रूर शुरू करी। बट मैंने कॉलेज कंप्लीट होते साथ ही इंडियन ऑयल ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। तो मैं 2 साल छत्तीसगढ़ में कोरबा में पोस्टेड भी रहा। हाँ, वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला। और पर कहीं ना कहीं मेरे मन में स्टिल था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना ही देना है। तो फिर फाइनली 2017 में मैंने रिज़ाइन करके प्रॉपर फुल फ्लैश प्रिपरेशन शुरू करी अपनी। फिर 2021 की मुझे एग्ज़ाम हुई थी, उससे मैं सेलेक्ट हुआ। मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ, इंडियन पुलिस सर्विस एलोकेट हुई। एंड इसके बाद फिर भगवान की कृपा कही है कि मुझे कैडर भी एमपी ही मिल गया। ये बहुत ही अच्छा रहा। होम कैडर मिल जाना अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है। और फिर उसके बाद प्रोबेशन भी मेरा उज्जैन में ही रहा और अभी मैं यहाँ पे सीएसपी कोतवाली के रूप में कार्यरत हूँ। वाह। तो ये जो कहानी शुरू होती है, अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, तो आप पढ़ाई में तो शुरू से एक बेहतरीन स्टूडेंट रहे ही होंगे। फिर ये सपना पहले, क्योंकि हम लोगों के पास मध्यम वर्गीय परिवारों के जितने भी युवा होते हैं, हम सबको यही सिखाया जाता है कि पहले एक अच्छा और सिक्योर, फाइनेंशियली भी, और रुतबा भले ही थोड़ा सा कम हो लेकिन फाइनेंशियली सिक्योर जॉब हासिल करो। तो आप जब 14-15 साल के थे तो क्या सपना था? क्या ये इंजीनियर, डॉक्टर, इसी की पेरीफेरी के इर्द गिर्द घूमता था, या कभी कहीं कौंधता था कि अखिल भारतीय सेवा में भी अटेम्प्ट करना है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे मन में स्कूल के टाइम से ही था कि ये एग्ज़ाम तो ज़रूर देना ही देना है। मतलब भले ही ओवरऑल कैरियर की जो ट्रेजेक्ट्री है वो किसी भी डायरेक्शन में रहे, बट सिविल सर्विसेज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर मैं ट्राई करूँगा ही करूँगा। इसकी प्रेरणा मुझे बहुत ही यूनिक तरीके से मिली। जैसे जो हमारा केंद्रीय विद्यालय स्कूल होता है, इसमें जो एसोसिएशन के हेड होते हैं वो डीएम सर होते हैं, कलेक्टर सर होते हैं। तो मैं हमेशा देखता था कि वो जब भी कोई पुरस्कार वितरण होता था तो 2-3 बार वहाँ पे जो पदस्थ कलेक्टर सर थे, मैं उनसे पुरस्कार वगैरह भी लिया। एंड देन फिर होता यूँ है कि उस एज में जो आपको इनपुट्स मिल रहे होता है उसको सच मान लेते हैं। तो मैं हमेशा पढ़ता था कि कलेक्टर साहब ने फलाना काम कराया, एसपी सर ने फलाना काम कराया। और चूँकि उस समय धीरे धीरे उन वर्कों से नक्सलिज्म वगैरह तो सारा कंट्रोल भी हो रहा था, तो मुझे लगता था कि देखिए कितना महत्वपूर्ण है, एक पर्सन के अच्छे काम से पूरे ज़िले के लोगों के लिए बेहतर सुविधा या बेहतर इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर पा रहे हैं। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं चीज़ ज़रूर थी। और मुझे ये भी लगता था कि वन ऑफ द फ्यू सर्विसेज है जिससे हम जो डायरेक्ट लोगों की कुछ हेल्प कर सकते हो। वो हेल्प बहुत छोटी सी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, बट एनी हाउ जो लोगों को सर्व करने का ये जो तरीका है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने आप में। तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ कल्मिनेट होती गई
कॉलेज के बाद भी तैयारी करते कराते फिर फाइनली मैं यहाँ लैंड अप किया। हमने एक चीज़ और बड़ी गौर की है, ये सवाल अक्सर मैं करता भी हूँ कि जो हमारे आईआईटी के कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस एक बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट भी हैं अखिल भारतीय सेवा में जाने का। आप जब धनबाद में थे तो आपके जो सीनियर्स थे, आपके जूनियर्स थे, क्या उनके बीच में ये बहुत डिस्कस होता था कि नहीं करना है, ये भी करना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए? और मैं देख रहा हूँ कि एक साइजेबल नंबर्स में इंजीनियर्स, आईआईटीएंस जो हैं वो अखिल भारतीय सेवा क्रैक करते हैं। बिल्कुल ये है, असल में होता यूँ है कि कुछ लोग कॉलेज के बाद प्लेसमेंट्स को तलाश कर रहे होते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट्स के लिए देखना है, कुछ लोग स्टार्टअप्स का सोच रहे होते हैं, पर एक अच्छा खास सेगमेंट ऑफ लोग होते हैं जिनको रहता है कि नहीं हमको सिविल सर्विसेज ही प्रिपेयर करना है और यही अच्छे से देना है। तो वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से काफ़ी कुछ अपना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑप्शनल डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ भी एक अच्छा खासा ठीक ठीक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, पर इसके बावजूद भी एज अ पर्सन बहुत वो रहता है कि खुद भी वो डेडिकेट होकर लगे रहें, लगातार प्रयास करते रहें अच्छे से। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, तो मैं ज़रूर उन एस्पिरेंट्स के लिए, यंग एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो टिप्स क्या थी जो मेंस के प्रिपरेशन से जुड़ी थी। क्या आप लोगों के बीच में डिस्कस होता था कि क्योंकि मेंस अच्छा लिखोगे, सही बात तभी सफल अच्छा, होगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इंटरव्यू पर डिपेंड नहीं कर सकते कि इंटरव्यू कितना भी अच्छा जाए, लेकिन लिखा नहीं है एग्जाम आपने अच्छा तो फंस जाएंगे। तो क्या क्या टिप्स हैं उसके लिए? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डजंट मैटर इंटरव्यू कितना ही अच्छा चला जाए, जब तक मेंस में स्कोर एक रेंज के अबव नहीं है, अच्छी रैंक अपन सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो मुझे जो मेरे दोस्त ने बताया, उसका नाम चंद्रशेखर है, उसने हमेशा ये बताया कि मेंस में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उस ज़्यादा सिलेबस को हम हर जगह कवर कर पाएँ, कितना एफिशिएंटली कवर कर पाएंगे, वो काफ़ी टफ भी है और टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि प्री और मेंस की बहुत कम समय मिलता है। तो उसने मुझे समझाया कि कैसे हम लोग जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करते हैं उसमें तथा जो हम डेटा पढ़ते हैं, कैसे हम उसको अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे अपने कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हमारा आंसर सेम कंटेंट के साथ मोर इन्फॉर्मेटिव लगना चाहिए, जैसे उसमें बहुत सारा डेटाज हो। इनफैक्ट अगर हम कोई एग्जांपल तौर में आपको बताता हूँ, GS1 का अगर सोसाइटी का आंसर भी लिख रहे हैं, अगर हम उसमें अपने आप एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कोट करें, या कोई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को कोट करें, या कोई WHO की कोई स्टडी हुई या भारत सरकार की कोई स्टडी उसको कोट करें, तो इससे क्या होता है कि हमेशा एक एग्जामिनर को जो कॉपी जांच रहा है उसको लगे कि पूरा ऑब्जेक्टिव आंसर लिख करके हुआ है ना। मेंस जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उस पर अगर हम ऑब्जेक्टिव आंसर देते हैं कि नहीं सर इतना इतना है, इतना 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 है, ऐसे करके, फिर कुछ जगह जैसे हमको अगर भारत की इकोनॉमी के बारे में कोई पूछ ले, अगर मैं कहूँ कि सर 60 में GDP ग्रोथ रेट ये था, 60s में 70s में ये था, 80s में ये था, अब डेटा मैंने फैक्चुअली बताया अलग लगेगा। इसी को अगर मैं फटाक से पाई डायग्राम बना करके बार डायग्राम रिपीट कर दूँ, 60s में ऐसा 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 करके, फिर ऐसा करके डाउन हुआ, ऐसा करके ऊपर उठा, ऐसा करके, तो वो क्या होता है, देखने वाले को कन्वीनियंट रहता है। हमें यानी एग्जामिनर की उस मेंटालिटी से समझना चाहिए, जिन्हें इतनी सारी कॉपी कर जांचनी हो, बहुत इंपॉर्टेंट, तो कितना आसान, जितना हम उसके लिए आसान करते जाएंगे हमारे नंबर उतने अच्छे होते जाएंगे। अब फिर मैं लौटता हूँ उस सवाल पर कि इंडियन ऑयल एक बहुत अच्छे वेजेस हैं, बहुत अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वहाँ काम करते वक्त जब आपने वन फाइन मॉर्निंग ये विचार मन में आया कि नाउ आई हैव टू गिव अप यहाँ से और एक नई शुरुआत, तो घबराहट होती है कि भाई अगर नहीं मिला कुछ तो फिर हाँ यहाँ लौट सकते हैं, या तो पेरेंट्स से जब बात हुई, घर में और दोस्तों से बात हुई, तो सबने हौसला बंधाया या कुछ ऐसे आवाज़ें भी थी, मत करो यार, रिस्क लेना टफ है करके? हाँ? बिल्कुल, बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन था। जैसे मम्मी पापा को काफ़ी ओके था कि ठीक है आप तो जॉब छोड़ो, अगर तैयारी करने का मानेगा एक मुश्त अच्छी तैयारी करो, जो होगा देखेंगे उसके बाद का करेंगे हिसाब से। पर सीनियर्स में, फ्रेंड्स में, जो लोग सर्विस में हैं, जो सर्विस में नहीं है, जो भी तैयारी कर रहे हो, किसी ने भी नहीं कहा कि जॉब छोड़ो, सबने कहा कि जॉब कंटिन्यू करो, जॉब छोड़ने का कोई अर्थ नहीं। और अभी भी अगर रैशनली देखा जाए, जितना स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल सिलेक्ट हो पाते हैं, उसको देखा जाए तो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से नहीं लगता है इंसान को जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए। पर मेरे अंतर मन से था, हालांकि काफ़ी हद तक पर्सनल डिसीजन भी है, पर्सन टू पर्सन एक वो होता है कि मैं इस चीज़ के लिए कितना समर्पित हूँ या चीज़ को मैं कितना चाहता हूँ, तो वो भी रहता है। तो मुझे मन में ज़रूर था कि हर दिन एक गिल्ट में रहना कि काश प्रयास कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता, उससे वे बेटर है कि जंग लड़ ली जाए, हारेंगे जीते हो तो भगवान के हाथ में। ठीक है,
तो फिर ये निर्णय आप इस तरह से बिल्कुल, मैंने निर्णय लिया, बहुत कठिन भी था मेरे लिए उस समय, बड़ा इमोशनली चैलेंजिंग भी था, मुझे अच्छे से ये याद है। कब कोविड, ड्यूरिंग कोविड टाइम? नहीं, ये 17 की जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त की 2017 की। तो मैंने अपने वहाँ जो इंडियन ऑयल में बॉस थे उनसे कहा कि सर जॉब छोड़ने का प्लान कर रहा हूँ, बट एब्रप्टली तो नहीं छोड़ूंगा, मैं वो दिल्ली घूम के आता हूँ। तो सर ऐसा हुआ, मैं जब वहाँ गया तो आई रियलाइज कि कितनी कठिन ज़िंदगी है यहाँ पे एक एस्पिरेंट की, कि भाई बस से जाओ या मेट्रो से आप कोचिंग क्लास जाओ, यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, और कहाँ। और होता यूँ है कि जब एक बार आप जॉब में चले जाते हैं, अलग लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं, कि कंफर्ट है, एंड ऐसा पढ़ाई से टारगेट नहीं बचता कि दिन में इतना पढ़ना ही पढ़ना है। और होता यूँ है कि 4 साल बीटेक के, उसके बाद जॉब के, धीरे धीरे इंसान का जो सिटिंग आवर्स हैं, पढ़ाई है, और जो ग्रास्प करने की कैपेसिटी है, धीरे धीरे वो थोड़ी सी जाने लगती है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कठिन जरूर रहेगा, बट ठीक है, भाई मैंने मन बना लिया था तो मैंने करना तो करना है अच्छे से। तो जब पहले 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में कामयाबी नहीं मिली, ये चौथा अटेम्प्ट था आपका, तो फिर क्या वो विचार जो जिसको आपने दबा दिया था कि कोई इशू नहीं है, ना सही तो ना सही, क्या वो बीच में कभी एक इनसिक्योरिटी के तौर पर या कॉन्फिडेंस को हिट करने वाले थॉट के तौर पर सामने आया? इस पे ये थोड़ा ठीक रहा कि 18 में मैंने अपना अटेम्प्ट लिखा पहला, फिर 19 से लगातार मेरे इंटरव्यू कॉल जरूर आते रहे। अरे वाह! तो 2019 में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, हालांकि उसका एक नुकसान भी होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कंसेक्यूटिवली। जैसे 19 में मेरा इंटरव्यू कॉल आया, 20 में भी आया, 21 में फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ, तो मैं तीसरे इंटरव्यू में जाकर के सिलेक्ट हुआ फाइनली। पर ये ज़रूर हुआ कि इतना सक्सेसफुल अटैम्प्ट देते देते धीरे मेरे मन में भी लगने लगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा, या क्या इतना अगर अनप्रेडिक्टेबल, इतना डाइसी है तो इसको परस्यू करते रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एंड पे होता है कि एज भी बढ़ रही होती धीरे धीरे। तो फिर लगता है कि इस एज के बाद कहीं पता कुछ भी नहीं हुआ तो मैं तो मार्केट के लिए भी कोई अनप्रोडक्टिव चीज़ बच जाऊँगा, जिसको कोई स्किल भी नहीं आती है, फिर क्या करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल विचार मेरे मन में फ्लेयर अप होता था कि अरे जॉब छोड़ के अपन कर रहे हैं ऐसे करके। पर कहीं ना कहीं वो बार बार जो इंटरव्यू कॉल आते रहे, तो मुझे हमेशा जो लगता था कि बस थोड़ा और आगे बढ़ते जाना है, तो करीब है मामला। इस तरह से आगे बढ़, तो कहीं घबराहट नहीं हुई? नहीं, होती थी। मतलब मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कोई एस्पिरेंट कह दे कि नहीं, मैं तो हमेशा रिलैक्स था, और बिल्कुल टेंशन होती है और घबराहट भी होती है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा ऐसे करके। पर वही मोमेंट होता है जब हमको समझना चाहिए कि ठीक है, ये टेम्परेरी फीलिंग है, आज नहीं तो कल ये पास ऑन हो जाएगी, और बस मैं अपना काम करता रहूँ, लगा रहूँ, उठ के बैठता रहूँ, तो काम धीरे धीरे कहीं ना बन जाएगा। आपका क्या था जो काम करने की शैली थी, जिसे अब आप कानून की भाषा में, पुलिस की भाषा में कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, हालांकि वो यहाँ फिट नहीं होता जी। लेकिन फिर भी आपकी जो तैयारी का जो तरीका था, जो शैली थी, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं एनी हाउ प्रयास करता था कि पर डे 10 घंटे से ऊपर तो प्रोडक्टिविटी आ जाए सेगमेंट्स में। हाँ, तो इसमें सबसे इंटेंसिफाइड जो घंटे होते थे वो कब होते थे? वो मेरे कुल सुबह के रहते थे। मैं यानी कि सुबह 7 साढ़े 7 उठ जाया करता था। 7 साढ़े 7 7 साढ़े 7 उठ गया मैं, और उसके बाद मैं एक मुश्त जो बैठता था, तो बिल्कुल फिर मैं 2:30 या 3 बजे उठता था। अरे वाह, कमाल। तो बिल्कुल वो बैक टू बैक ये हो सकता था कि कहीं वॉशरूम जाने के लिए उठ गया, या कोई आया तो हेलो हाय कर ली, वो बात अलग हो सकती है, वरना वो 6-7 घंटा बिल्कुल बैक टू बैक पढ़ता था। और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत कारगर भी रहा कि उतना लंबे बैठने से धीरे धीरे हम थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट में एक्वेंटेड हो पाते हैं, समझ पाते हैं अच्छे से। तो वो एक लॉन्ग सिटिंग मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, बड़ी सेटिस्फाइंग भी होती थी। तो एक बार अगर इंसान सुबह से 6-7 घंटे पढ़ लिया अगर, बहुत अच्छा था कि ठीक है अच्छा रहा है। उसके बाद फिर 2-3 घंटा अच्छा प्रॉपर ब्रेक लेके खाना खा के रेस्ट करके फिर रात में सोना कितने बजे हो जाता? रात में मैं सामान्यतः 12:30-1 बजे तक सो जाएगा। वाह, लेकिन उसके बाद भी 7 बजे आप बिल्कुल उठ जाते हैं, मतलब 7 बजे तो आप स्टडी टेबल हाँ, पर बिल्कुल 7 साढ़े 7 उठ गया हूँ तो बस तुरंत मैं अपने लेवल पे पहुँच ही जाऊँगा, ऐसा है। इसमें कोचिंग आप कितनी इम्पोर्टेंट पाते हैं? कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कोचिंग ही कार्व आउट करती है। मैं नहीं कहता कि इसमें कोई बात है, लेकिन कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दे सकती है, बिल्कुल बिल्कुल एक दिशा दे सकती है। टैलेंट और मेहनत ये आपकी है, तो आप कितने कैसे युवाओं से क्या कहेंगे आप? मेरा पर्सनल एडवाइस तो इसमें ये रहेगा कि कोचिंग आप वहीं ज्वाइन करें जहाँ पे आपको लग रहा हो कि जेन्युइनली आपको कुछ हेल्पफुल मिल पा रहा हो। कई बार क्या होता है कि जैसे फलाने ने ज्वाइन कर लिया, मेरे दोस्त एक्स ने ज्वाइन कर लिया, मेरे दोस्त वाई ने ज्वाइन कर लिया, चलो मैं भी ज्वाइन कर ही लेता हूँ। ये प्रवृत्ति कभी हेल्पफुल नहीं रह सकती। अगर मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली इस कोचिंग से पहले तो फीडबैक ले लीजिए जिस भी कोचिंग का है कि हाँ भाई कितना ये कारगर पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, और उसके बाद लग रहा है कि जेन्युइनली मुझे इसकी ज़रूरत है तो ही ज्वाइन की। क्योंकि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम ऐसी होती है, बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। तो और जितना कंटेंट है इतना सब टॉपर्स के नोट्स, सीनियर्स हैं हम लोगों के, इन सभी के नोट्स भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
तो इसमें जो रिसोर्सेज थी चूँकि ऑनलाइन अवेलेबल है, तो काफ़ी कुछ सेल्फ प्रिपरेशन भी जा सकता है। और एक और बात है, कोचिंग में कितना ही पढ़ा के हो जाए, स्टिल आपको जो मेहनत करनी है वो तो स्टिल करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि हाँ ठीक है, फलां चीज़ को वहाँ से रिफ़र कर लो, यहाँ पे बेटर दे रखा है, उतना भर हो सकता है, पर याद रखना तो अपनी जिम्मेदारी पे ही आएगा। बहुत सुंदर बात कही आपने। अब हम आते हैं उस पड़ाव पर जो अच्छा एग्ज़ाम लिखने के बाद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पहले अच्छा एग्ज़ाम लिखना इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू कैसा गया आपका इंटरव्यू, और कुछ चीज़ें अगर रिकॉल कर सकते हैं आपकी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे क्या? और जैसा हमने सुना है कि आप वहाँ पर अपना ज्ञान मत बघारिए, आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, जो नहीं आता वो बोलिए नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता सर, मैं नहीं बता पाऊँगा, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, मेरा ये एरिया बहुत मजबूत नहीं है। इज़ इट ट्रू कि ये बातें शेयर करने से आपको नुकसान तो नहीं होता कम से कम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें जो आपने बताई एकदम सही हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू बोर्ड रहता है उसमें काफ़ी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, तो उनका इतना लंबा पब्लिक लाइफ का इंटरेक्शन रहता है कि एक तो उनसे अपन किसी प्रकार से डिसीव करना चाहें या झूठ भी बोलें तो स्वतः पकड़ लेंगे। अब झूठ बोलने से एक नेगेटिव इमेज जाएगी, वो तो अलग बात है ही। दूसरा, ऑनेस्टली ये बता देने से कि सर इतना इतना पता है या इतना इतना नहीं पता है, जैसे, और या फिर कोई गलती हो भी जाए उसको सुधार लेने में कोई बुराई नहीं है। जैसे चूंकि मेरा बैकग्राउंड माइनिंग इंजीनियरिंग का है और फिर मैंने पढ़ाई धनबाद से करी और काम एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री में किया, तो मेरे से उन्होंने इसी से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे कि अच्छा आप बताइए कि एक्सप्लोजिव ऐसा कैसे होता है, नक्सल्स जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि जो कुल जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं एक्सप्लोजिव की, डिफ्लेग्रेशन क्या होता है, डिटोनेशन क्या होता है, इसके डिफरेंस को मैं गलत बता दिया था। हाँ। तो फिर मैंने खुद ही मैडम से रिक्वेस्ट करते कि मैडम मेरे से गलती से गलत बता दिया मैंने, इसमें ऐसा नहीं, इसमें उल्टा है। तो फिर वो एक्नॉलेज करेंगे कि ठीक है, इंसान समझता है कि इससे गलती हो गई, उस पर स्टैंड नहीं कर रहा है और अपनी करेक्ट बात को बता नहीं रहा है। तो ये हमेशा करना चाहिए, और जो ऑनेस्टली पता है कि सर इतना इतना है तो इतना इतना है, क्योंकि वो भी समझ रहे होते हैं ये भी कि एस्पिरेंट ही है, अपने आप में वो सुपरमैन नहीं है। तो ये भी उतना ही बता पाएगा जो मानवीय क्षमता होती है ना। और हमको सारी बातें अभी पता हो जरूरी नहीं है, उसको रिफर कर लेंगे, कंसल्ट कर लेंगे। कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? तकरीबन 25 से 30 मिनट। अच्छा, कोई ऐसा मोमेंट भी आता है जब हम अगर नर्वस हो रहे हैं तो वो लोग हमें कूल डाउन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल होता है, जो कि सामान्यतः अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरव्यू बोर्ड बहुत ग्रिल करेंगे या आपको कोई रगड़ाई देंगे कि ये बताओ वो बताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। दे ऑल्सो वांट कि बहुत ही जो ऑफिसर है वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि कंफर्टेबल हो पाएगा तो अपनी सही बात कह पाएगा, जो उसके मन में बात चल रही है। अगर वो अपनी ही इनसिक्योरिटीज या एंजाइटी में रहेगा तो उसका जो रियल सेल्फ है वो निकल के नहीं आ पाएगा। इंटरव्यू बोर्ड शुरुआत के 5 से 7 मिनट आपको भरपूर कूल डाउन होने का समय देता है। वो आपसे बिल्कुल आरामदायक बातें करेंगे कि अच्छा ठीक है आप यहाँ से, अच्छा आपने वो देखा ये देखा, ऐसे करके। तो इंटरव्यू बोर्ड भी बहुत कॉर्डियल होता है, बहुत आपको रिलैक्स डाउन करके फिर अपनी बात रखना शुरू करते हैं। पानी तो मिलता ही होगा, लेकिन क्या चाय वगैरह भी ऑफर करते हैं? अगर हाँ, चाय होता है कि ऐसे रेगुलर इंटरवल में आ रही होती है, अब अपने टर्न में आ जाए तो बात अलग है। जब उनके लिए आती है, मेंबर्स के लिए, तो जाहिर है कि आपसे भी पूछा जाता है कि आप लेंगे क्या। वाह जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश मिल गया, और मध्य प्रदेश की पहली पोस्टिंग जी उज्जैनी मिल गई। बिल्कुल, सोने पे सुहागा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिल गया आपको आरंभ में ही, और ये आपके भीतर की पवित्रता, आपके माता पिता का बहुत पवित्र भाव, बिल्कुल, कि आप यहाँ तक आ गए। कैसा अनुभव था वो? कैसा लगा जब पहला दिन था उज्जैन का, और यहाँ जब आपने वर्दी पहनकर आईने में अपने को देखा होगा, तो एक बड़ा मेमोरेबल और जज्बाती दृश्य रहा होगा? मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक और बहुत ही कहना चाहिए गहरा मोमेंट था उस समय, क्योंकि ये था कि ऐसे मध्य प्रदेश कैडर में 6-7 जिले ही हैं जो चिन्हित होते हैं जहाँ पर प्रोबेशनर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो मुझे था कि ठीक है उज्जैन एलोकेट हुआ है, तो मैं आ भी गया, रेडी होकर चला गया। पर मेरे मन में हमेशा ये भाव था, क्योंकि मैं भी इतना महाकाल बाबा में बिलीव करता था कि देखिए बाबा ने अपनी सेवा के लिए यहीं बुला लिया तो कितनी अच्छी बात है, तो यहाँ सर्व करने का मौका मिला। साथ ही साथ ये हुआ कि जो मेरे ट्रेनर एसपी सर हैं उनका भी लगातार सपोर्ट मिला, वो भी हर चीज़ को सिखाते थे कि देखो आपको इस चीज़ को ऐसे डील करना चाहिए, इसमें आपको ऐसा करना चाहिए। तो कुल मिला के इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा यहाँ का, और यहाँ पे स्टाफ भी और सभी चीज़ें बहुत बढ़िया लगी मुझे। थोड़ा सा इसके पहले का एक स्टेप मैं सोच रहा था लेकिन मिस कर गया। हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो घुड़सवारी है वो कहा जाता है कि बड़ा एक टफ अनुभव होता है। बिल्कुल। और मैंने कुछ आप ही के काडर के ऑफिसर से सुना है कि कुछ लोग तो उसमें कामयाब भी नहीं हुए।
हाँ। और उन्हें गिव अप करना ये पड़ा। पड़ता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका कैसा अनुभव रहा वहाँ घुड़सवारी सीखने का और घुड़सवारी करने का? जी, हॉर्स राइडिंग का ये होता ही है कि काफ़ी लोगों को उसमें फियर लगता है कि ठीक है ये सही से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और मेन कंसर्न ये होता है कि फाइनल एग्जाम्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो हम लोग के साथ क्या होता है, जो पहला इंट्रोडक्शन का दिन होता है हॉर्स राइडिंग का, तो अकेडमी के दूसरे पोर्शन में अस्तबल है, वहाँ लेकर के जाते हैं। अलग अलग घोड़े होते हैं, उनके हर एक का नाम भी होता है, और अपने को उसमें से आराम से बैठ के सिर्फ आराम से चल चल के देखना होता है कि घोड़ा चलता कैसे है। मेरा पहला दिन था, मैं भी घोड़े में आके बैठ गया, बढ़िया आराम से चल रहे हैं। पता नहीं घोड़े को क्या सूझा क्या नहीं, उसने पहले तो हल्का थोड़ा सा उसके बाद कुछ मतलब बॉडी पेन हो रहा होगा जो भी था, तो वो थोड़ा सा हिनाया, और उसके बाद उसने जोरदार दौड़ना शुरू किया। यानी पूरी लाइन से हटके उसने जोरदार दौड़ना शुरू किया। उसने एक बैरिकेड को जंप करके बिल्कुल आगे कहीं चला गया, और उसके बाद वो थोड़ा रुका भी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो रहा था कि ना इरिटेट सा हो रहा था। हाँ। मुझे लगा कि ऐसे तो पता नहीं कैसे एग्जाम निकलेगी और कैसे ऐसे हॉर्स राइडिंग कंप्लीट हो पाएगी, और ये हो रहा जब पहला दिन हो। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 क्लास 3 क्लास तो के बाद घुड़सवारी इसके पहले आपको बेसिक मैंने कभी नहीं की थी। लेकिन आप जिंदगी में। घोड़े पे थे? घोड़े पे था मैं, और उसके बाद ये सब हो चुका था, तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड कि अरे ये ऐसे तो कैसे घुड़सवारी कंप्लीट हो पाएगी। पर अच्छी बात ये हुई, दूसरी क्लास तीसरी क्लास से धीरे धीरे से एक्वेंटेड होते गए, जैसे हम घोड़े से जुड़ने लगते हैं, तो फिर थोड़ा मैं डर धीरे धीरे निकला। फाइनली फिर एग्जाम तक तो फिर काफ़ी कंफर्टेबल अच्छे से हो गया। लेकिन ये भी कमाल है और ईश्वर की पहले कृपा दिन है कि कोई दुर्घटना नहीं नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल। और उसने भी ये चीज दौड़ा जरूर वो, थोड़ा जरूर, हाँ, बट लेकिन वो समझ गया कि जो बंदा बैठा है वो दोस्त है, हाँ, तो कोई पंगा नहीं है इनसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वाह वाह, ये बहुत अच्छी चीज़ रही। एक और जो ज़िंदगी का बहुत अहम पड़ाव होता है शादी, तो मैंने सुना है कि अब आप जल्दी गठबंधन में बनने वाले हैं, बिल्कुल जी। और जो आपकी होने वाली जीवन संगिनी है वो आरबीआई में एक सीनियर पोजीशन में है। जी। तो ये सब कुछ पेरेंट्स दोनों तरफ से उनकी, हाँ। जी वाह, दोनों की बढ़िया फैमिलीज भी मिल गई हम लोगों जी। की। फिर हम लोग डिसाइड किया, तो अभी फरवरी में हम लोग का शादी है ऐसा। तो जब आप लोग मिले होंगे तो एक जो प्रारंभिक बातचीत होती है, जी जी। डिस्कशन प्रिलिमिनरी, उसमें क्या आपने कहा कि बहुत टफ जॉब है, 24 आवर्स लगा रहने वाला जॉब है, आप तो 6-7 बजे घर आ सकती हैं, बट मेरे लिए तो आपको तैयार रहना होगा जी बिल्कुल। कि अर्धांगिनी का मतलब दोनों तरफ से, इधर जीवन साथी मैं भी हूँ तो मुझे आपका ध्यान, आपको मेरा ध्यान, बिल्कुल ये टर्म्स एंड कंडीशन हो गई तय। ये सबसे पहला डिस्क्लेमर जाके मैंने यही दिया कि आप मेरे बहुत बढ़िया से शब्द है ये डिस्क्लेमर। कि मेरे से किसी प्रकार की ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, क्योंकि मेरी जॉब ही इतनी डिमांडिंग है कि घर की सारी चीज़ें और सारी चीज़ों को, फैमिली को, आप ही को टेक केयर करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है वो समझती भी है कि बहुत कठिन नौकरी होती है पुलिस की, और ज़्यादा हम लोग नहीं अपने घर परिवार पे या घर पे ध्यान दे सकते हो, तो उसको बिल्कुल एक्नॉलेज करके कि ठीक है, अगर फील्ड पे हैं तो कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसी कारण फिर मैंने शादी के लिए डन भी किया कि ठीक है, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे समझ सके, मेरी जॉब को समझ सके। तो इस मामले में काफ़ी लक्की पाता हूँ खुद को। बहुत शुभकामनाएं हैं आप दोनों को, पूरे परिवार को। बीच में आपने कहा बातचीत के दौरान कि बाबा की कृपा होगी, और आप शैव उपासक भी हैं, प्रभु पर तो अनन्य विश्वास है ही आपका। जी जी बिल्कुल। और बालाघाट तो ऐसा लगता है शिव जी की नगरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने दूर पहाड़ दूर तक फैले पहाड़ और जंगल, बहुत सुंदर जी। तो शिव जी की उपासना आप काफ़ी करते, देखिए उन्हीं की कृपा है। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, फिलॉसफी जीवन को लेकर आपकी क्या है? अब आपके पास एक शक्ति है राहुल जी, और ये शक्ति है आम व्यक्ति की मदद करने की शक्ति, ये शक्ति है अपने दायित्व को पूरा करते हुए संविधान और कानून सम्मत व्यवस्था के तहत न्याय दिलाने की। और इस देश में सबसे परेशान और विचलित व्यक्ति वही होता है जो कई बार अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है और समाज के वंचित वर्ग से आता है। तो आपका क्या दर्शन है इसलिए? मैं इससे हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि हमेशा हम्बल होना चाहिए, क्योंकि हाँ, हम्बल इसलिए होना चाहिए कि नॉट ओनली पुलिस सर्विस के हिसाब से, कि किसी भी आप जगह पे हम लोग हों, हमसे कोई भी अगर मदद मांगने आए तो मदद तो वही मांगने आए जो किसी परेशानी में है। अगर हम ही उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? तो इसका कंसिडरेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर वो बंदा लगातार परेशान होता रहा तो उसकी जो परेशानी है वो हमेशा बढ़ती चली जाएगी। हमारा 2 मिनट 4 मिनट समय निकाल कर किसी को डायरेक्शन दे देना, उसके लिए शायद ऐसा परिवर्तन ला सकता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, दिवाली का समय था, एक बूढ़े दादा आए मेरे से मिलने के लिए, मेरे ऑफिस में मिलने भी आए थे, उनका कुछ विवाद था तो फिर वो सॉल्व हो गया था, तो वो मिठाई का पैकेट वैकेट लेकर के आए। तो मैंने बोला कि दादा सर
फेस्टिव मिठाई लेकर बनाया, मिलने आ जाइए, कर्टेसी मीट आप मिलने आ गए, ठीक है। बोले नहीं सर, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने उस समय जो हम लोग की हेल्प करी, मैं उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगा आपका। तो मुझे बस ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को किसी भी कैपेसिटी में सर्व कर पाएँ। हो सकता है वो परिवर्तन कोई बड़ा भी ना हो, पर छोटा सा हो सकता है, पर दिन में अगर किसी एक या दो इंसान के लिए हम कोई ऐसा कुछ काम कर पाए जिसमें सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो रहा था, तो मतलब सक्सेसफुल है फिर लाइफ। ईश्वर करे आप जीवन भर इस दर्शन के साथ आगे बढ़ें राहुल जी, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। हालांकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि आप स्वयं ईश्वर के प्रतिरूप हैं, सनातन। तो ये आपने अपने कर्म से हासिल किया है इसे, लेकिन आपकी सोच बहुत ही मानवीय है, बहुत ह्यूमन है, और आपकी विनम्रता सीखने लायक है। मैं आपसे जितनी बात कर रहा हूँ, मैंने इस पूरी बातचीत के दौरान बालाघाट के उन सहज सरल लोगों की सुगंध आपके व्यक्तित्व में लगातार अनुभव की है। थैंक यू। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने वक्त निकाला, और अब आपका जल्दी ही प्रमोशन भी ड्यू है, और बाबा महाकाल फिर आपको बुलाएंगे, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश आपका है, सेवा काल खुला है, आप घूमते रहेंगे, लेकिन इसी सोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे 2022 बैच के युवा अखिल भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर राहुल देशमुख जी, बालाघाट से आते हैं। अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार एक और ऑफिसर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।